अकबर, बीरबल और चोरी हुई फसल का राज। दिल्ली की सुबह हर दिन की तरह शांत तो थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अलग तरह की बेचैनी थी। महल के बाहर से गुजरने वाले लोगों की बातचीत में भी एक अनकहा डर झलक रहा था, मानो किसी बड़ी अनहोनी की आशंका हो। शाही महल के मुख्य प्रांगण में आज हर कोई जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, जैसे किसी महत्वपूर्ण आदेश का इंतजार हो। बादशाह अकबर आज सुबह से ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे सिर्फ वे ही समझ सकते थे। कारण था, राजधानी के नजदीक बसे एक बड़े गांव सेरापुर से आई खबर, जहां किसानों की महीनों की मेहनत वाली फसल एक ही रात में चोरी हो गई थी। इतना बड़ा मामला पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात और भी अजीब थी कि फसल खेतों से नहीं, बल्कि गांव के बीच बने बड़े पक्के अनाज भंडार से गायब हुई थी। वो भंडार जो 3 तरफ से ऊंची दीवार से घिरा था और जिसकी चौकीदारी दिन रात होती थी। अकबर को यह समझ नहीं आ रहा था कि गांव वालों की नजर से बचकर कोई इतनी बड़ी चोरी कैसे कर सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि मंत्रियों और विश्वास पात्र दरबारियों की तत्काल बैठक बुलाई जाए, लेकिन अकबर का मन कहीं और अटका हुआ था। उन्हें पता था, अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वो सिर्फ बीरबल है। सेरापुर एक शांत, मेहनती किसानों का गांव था। वहां के लोग अपनी सरलता, आपसी भरोसे और कठिन मेहनत के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। साल भर मेहनत करके वे गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों की अच्छी पैदावार निकालते थे। पर यह साल खास था। मौसम ने साथ दिया था, बारिश भी समय पर हुई थी और फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई थी। किसान खुश थे कि इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा और वे अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। लेकिन उसी खुशहाली के बीच रात के अंधेरे में हुआ कुछ ऐसा कि पूरा गांव सदमे में था। पिछली रात गांव के भंडार में रखी 15 बैलगाड़ियां गेहूं, 6 गाड़ियां चना और सरसों के कई बोरे अचानक गायब हो गए। ना दरवाजा टूटा, ना दीवार टूटी, ना कोई सुराग मिला। चौकीदार को भी कुछ याद नहीं था। वो कहता रहा कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने पहले तो सोचा कि शायद कोई चालाक चोर गिरोह आया होगा, लेकिन सबको समझ आ गया कि इतना बड़ा काम आम चोर नहीं कर सकते। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि भंडार के अंदर काम करने वालों में ही कोई शामिल है। पर किसके पास इतनी हिम्मत थी? अकबर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये सिर्फ चोरी नहीं, उन्होंने खुद से कहा, यह किसानों की मेहनत पर हमला है और किसानों की मेहनत ही राज्य की रीढ़ होती है। इसी समय दरबार का एक सेवक आया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, बीरबल उपस्थिति की अनुमति चाहते हैं। अकबर की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें तुरंत बुलाओ। कुछ ही क्षणों बाद बीरबल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरबार में आए। उनके चेहरे पर वही शांत भाव थे, जैसे हमेशा किसी नई पहेली को सुलझाने का इंतजार करते हों। अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, बीरबल, राजधानी के पास सेरापुर गांव में अजीब और गंभीर चोरी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत वहां जाकर पूरी जांच करो। मामला साधारण नहीं लगता, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। जहांपनाह, चोरी कितनी भी चालाकी से क्यों न की गई हो, सच कभी छिप नहीं सकता। पर मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या चोरी सिर्फ अनाज की हुई है या कुछ और भी गायब है? अकबर खुद भी ये जानकर हैरान थे कि चोरी सिर्फ अनाज की हुई थी। सोना, चांदी, पैसा कुछ भी नहीं लिया गया। बीरबल की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, जैसे किसी दिशा का धागा पकड़ लिया हो। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वरों में कहा, इस चोरी का उद्देश्य धन नहीं है। कुछ और बात है जिसमें कोई बहुत गहरी चाल छुपी हुई लगती है। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है बीरबल? बीरबल ने संयमित आवाज में जवाब दिया, ये चोरी सिर्फ चोरी नहीं, किसी योजना का हिस्सा लगती है। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक घटनास्थल देखकर ना आ जाऊं। लेकिन एक बात तय है,
कोई अंदरूनी व्यक्ति इसमें जरूर शामिल है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम 3 घोड़े, 2 सिपाही और अपनी इच्छा के अनुसार मदद लेकर तुरंत सेरापुर जाओ। गांव वालों से बात करो, चौकीदार को देखो, भंडार की जांच करो। जब तक राज खुल न जाए वापसी मत करना। बीरबल ने सिर झुकाया। हुक्म आका। अगली सुबह बीरबल 2 विश्वस्त सिपाहियों और एक घोड़ा गाड़ी के साथ दिल्ली से निकले। रास्ता हरा भरा था। खेतों में सरसों पीली चादर की तरह फैली थी। कुछ दूरी पर बैलों की घंटियों की आवाज धीमे धीमे हवा में तैर रही थी। लेकिन बीरबल के मन में एक बात घूम रही थी। अगर चोरी इतनी बड़ी है तो इतनी शांति क्यों? चोर इतना आत्मविश्वासी क्यों है? और चौकीदार को कुछ याद क्यों नहीं? जैसे जैसे वे सेरापुर के करीब जाते गए, हवा भारी लगने लगी, मानो गांव खुद अपनी कहानी छुपाए बैठा हो। गांव में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि गांव वाले छोटे छोटे समूह में खड़े थे। चर्चा चल रही थी, लेकिन आवाजों में डर और शक साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चे भी पहले की तरह खेलते नहीं दिख रहे थे। औरतें एक दूसरे से नजरें चुराकर बात कर रही थी और पुरुषों के चेहरे पर बेचैनी थी। गांव के मुखिया रघुनाथ बीरबल को देखते ही आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, दरबार के माननीय बीरबल जी, आपके आने से हमें उम्मीद बंधी है। हम सबकी मेहनत रुट गई है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत। सच्चाई कहीं न कहीं आपके ही गांव में छिपी है। हमें बस उसे ढूंढना है। उन्होंने गांव वालों के इकट्ठा होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सीधे कहा, मुझे केवल एक जगह पहले देखनी है, अनाज भंडार। गांव वाले थोड़ा घबराए, क्योंकि वहां जाने से सभी को डर लगता था, मानो वो जगह अब अपशकुन बन गई हो। लेकिन बीरबल को पहले वही देखना था जहां से चोरी हुई थी। भंडार के बाहर की हवा ठंडी तो नहीं थी, पर माहौल अपना सा भारी रहा। भंडार की चारदीवारी ऊंची और पक्की थी। लकड़ी का बड़ा दरवाजा जंग लगा हुआ ताला से बंद था, ठीक वैसा ताला जिसे हर ग्रामीण रोज खोलता बंद करता था। चारों तरफ मिट्टी की गंध और ताजा महक मिली हुई थी, जो बताती थी कि भंडार अभी हाल ही में लॉक किया गया था। बीरबल ने गांव का चौकीदार बुलवाया। उसका नाम मोहन था। मोहन मानसल मध्यम ऊंचाई का युवक था, जिसके चेहरे पर हमेशा थकान की परत सी रही थी। उसने सिर झुकाकर बताया कि वह रात भर जागता रहा था। उसने आरती भी पढ़ी, चौकीदारी की जिम्मेवारी भी की, और सुबह आकर देखा कि चीजें गायब है। पर वो बार बार यही कहता, मुझे कुछ भी शक नहीं हुआ जहांपना। बीरबल ने मोहन की आंखों में गौर किया। वहां कोई खुला डर नहीं था, पर कुछ दबा हुआ सा लग रहा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, तमाम ताले और दरवाजा कैसा था? क्या ताले पर किसी का निशान है? क्या कोई दीवार के ऊपर से चढ़कर आया होगा? मोहन ने कई बार सिर घुमाया और बोला, नहीं, भंडार बिल्कुल वैसा ही था। ताला, सील, सब कुछ। दीवार पर कोई सीढ़ी नसीब नहीं थी, और न ही कोई जाली टूटी मिली, जैसे किसी ने सामान ही गायब कर दिया हो। बीरबल ने भंडार के ताले की पास से जांच की। ताला जंग खाया हुआ था, पर सीधा टूटा हुआ नहीं लगा। भीतर से ताला खोलकर देखा गया था। ताले पर कोई चीज फंसी नहीं थी, जैसे कोई चाबी से ही खोला गया हो। ये बात समझने वाली थी। अगर चोर सतह से नहीं दिखना चाहते तो कोई अंदरूनी व्यक्ति चाबी या ताला खोलकर सामान निकाल सकता था। पर किसके पास चाबी थी? गांव के मुखिया रघुनाथ के पास, भंडार के रखवाले के पास, या फिर किसी अनजाने भरोसेमंद के पास? ऐसी संभावना थी। बीरबल ने भंडार के भीतर झांक कर देखा। अंदर कई गद्दे और बोरे थे, पर स्थान खाली और आराम सा महसूस हो रहा था। जहां पहले बोरे गुड़गुड़ करके लगे होते थे, अब खाली जमीन दिखाई दे रही थी। 2-3 बोरे आसपास बिखरे मिले, पर वे छोटे थे और उनमें कुछ अनाज ही बचा था। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पैरों के निशान थे, पर वे अस्थाई और फटी-फटी किस्म के थे,
जैसे किसी ने जल्दी में कदम रखा हो। निशानों का पैटर्न ऊंचा नहीं, छोटा और मध्यम सी दूरी का दिखा, मानो कुछ बैलगाड़ियों का बहिर्गमन हुआ हो, पर बिना किसी बड़े शोर के। बीरबल ने अपने सिपाहियों से कहा, मैं गांव के उन 3 लोगों से मिलना चाहता हूं जिनके बारे में लोग कहते हैं वे हमेशा समय पर भंडार की जांच करते हैं। गांव में कुछ लोग थे जिनका भरोसा सब करते थे। चौकीदार मोहन, मुखिया रघुनाथ और गांव की प्रधान महिला सीता देवी। सीता देवी को गांव के लोग बहुत मानते थे। वो हर काम में मदद करती और गांव की महिलाओं में उसकी पकड़ थी। बीच में एक नाम और बार बार लिया जा रहा था, सरदार दिनेश। दिनेश एक व्यापारी जैसा आदमी था, अक्सर शहर आता जाता रहता। उसने हाल ही में गांव के कुछ लोगों से उधार लेकर अनाज बेचने की बात की थी। लोगों का कहना था, दिनेश भूख का आदमी नहीं है, पर इस साल उसने अनाज की खरीद फरोख्त तेज कर दी थी। बीच बीच में एक और बात थी। रात भर कई लोग कहते थे कि भंडार के आसपास कुछ हल्की सी चकाचौंध सी दिखी थी, जैसे किसी ने तेज रोशनी चलाई हो या ऊपर से कुछ प्रकाश टकरा रहा हो। पर कौन और क्यों इतनी रोशनी कर सकता था? वैसा तो गांव में आमतौर पर नहीं होता। बीच के 2 दिन बीत गए। बीरबल ने हर दिन गांव के लोगों से बात की। कोई भी साफ साफ कुछ नहीं कहता था, पर हर बात में एक चिंता और शक दिखता था। लोगों ने आपस में चीख चोट भी की। कुछ ने कहा कि भंडार की चाबी रघुनाथ के पास थी, कुछ ने कहा मोहन के पास, पर हर बार बात वही खत्म हो जाती, हमें कुछ मालूम नहीं। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी छटा पड़ी थी, बीरबल ने गांव के पास की एक छोटी पहाड़ी के पास एक अकेले झोपड़े की तरफ चलना चाहा। वो झोपड़ा एक बूढ़े से किसान हरपाल का था। हरपाल अकेला रहता था और बात कम किया करता था। गांव में उसकी अलग पहचान थी। लोग कहते थे वो अक्सर अकेले बैठकर विचार करता है। बीकानेर के रास्ते की तरह उस दिन भी हरपाल के घर के पास एक कबूतर उड़ता दिखा, पर बीरबल की नजर में वो कबूतर असामान्य नहीं था। पर जब उसने झोपड़े के दरवाजे पर खटखटाया तो हरपाल की आवाज कड़क उठी, अंदर आओ बीरबल। हरपाल का चेहरा झुर्रियों भरा था, पर आंखें तेज थी। उसने कहा, मैंने कल रात भी देखा था। अंधेरे में कुछ लोग आए हुए थे, पर मैंने सोचा कि वे खेत वालों के दोस्त होंगे। मैंने आवाज भी नहीं दी, पर अब सोचता हूं मुझे कुछ कहा चाहिए था। बीरबल ने धीरे कहा, किसने आकर क्या किया? हरपाल? हरपाल ने कहा, वे लोग ढके हुए थे और धीरे धीरे चले गए। उन्होंने मेरे जानवरों की ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। वे भंडार की ओर गए, पर मेरी भूमि से होकर वे नहीं गए। वे रास्ते से हटकर छोटे झाड़ियों के बीच से निकले। बीच में हरपाल की बात से बीरबल ने हौले से सवाल उठाया, क्या वे लोग बैलगाड़ी पर थे? हरपाल ने सिर हिलाया, नहीं, उनके पास बैलगाड़ी नहीं थी। वे चल कर गए, पर सच कहूं, उनकी चाल तेज और निश्चित थी। उन्होंने मेरे पेड़ के पास से तलघर की तरह कुछ खोदा भी था, पर कोई बड़ा निशान नहीं रहा। यह सुनकर बीरबल की आंखों में फिर चमक आई। किसी ने रात में गुप्त रास्ता अपनाया था। किसी ने खेतों के बीच से होकर अनावृत मार्ग अपनाया था। पर फिर भी भंडार का ताला कैसे खोला गया? चाबी किसके पास थी? हर एक सवाल और भी गहरा हो गया। अगले दिन बीरबल ने योजना बदली। उसने गांव में सुनसान रात गश्त की योजना बनाई। रात में कुछ छिपे हुए लोगों को पकड़ने का इरादा था। उसने सिपाहियों को कह दिया कि वे अलग अलग जगहों पर छिप जाएं और लोग जो अजीब हरकत कर रहे हैं उन पर नजर रखें। रात आई, अंधेरा घना हुआ और चांदनी पन्ने सी बिखरी हुई थी। गांव की आवाजें कट गई थी। बीरबल ने खुद भंडार के पास एक पेड़ के पीछे बैठना तय किया। मोहन चौकीदार की छोटी सी झोपड़ी दूसरी ओर थी। बीरबल का दिल कुछ विचित्र आशंका से भर गया। क्या कोई फिर से आएगा? रात के 2 बजे के करीब अचानक भंडार के पास हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ वस्तुएं खुरचने जैसी आवाजें आई। बीरबल ने सांस थाम ली।
उसने सिपाहियों को संकेत दिया कि वे सावधान रहें। धीरे धीरे एक काया झांकती हुई दिखी। कोई सड़क के पार से नहीं आ रहा था, वो झाड़ियों के बीच से आ रहा था। पर आश्चर्य, वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे। तीनों के चेहरे ढके हुए नहीं थे, पर वे ढके हुए कपड़े पहने थे और कदम धीरे चल रहे थे। बीच में वे लोग भंडार के पास पहुंचे और एक ने चाबी निकाली। ताला खुल गया और वे बोरी उठाने लगे। पर बीरबल एकदम नहीं कूदे। उसने देखा कि वे लोग कई बार पहले भंडार के पास आ चुके थे और वे किसी गुप्त समय सारणी का पालन कर रहे थे। बीच बीच में बीरबल ने ध्यान से देखा। उनमें से एक की चाल दूसरी से मिलती जुलती थी। पर बीरबल को अचानक महसूस हुआ कि वो व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। वो गांव का ही कोई सदस्य था जिसकी चाल और चलन उसे पहचानी सी लगी। भीतर से मुंबई की तरफ से आई हवा में अनजानी सी गंध आई। बीरबल ने देखा कि तीनों ने बोरी उठाकर खेत के पीछे एक गहरे खड्डे में डाल दी। वे जल्दी से गए पर कोई शोर नहीं हुआ। सुबह जब गांव वालों को ये बात बताई गई तो सब लोगों का चेहरा काला सा हो गया। धीरे धीरे बात फैल गई कि चोरी में गांव के कुछ ही लोग शामिल थे। पर कौन, किसका हित था? बीच के अगले दिन बीरबल ने गांव का बाजार देखा। किसी ने शहर में अनाज भेजने की बात की थी, किसी ने उधार का जिक्र किया था। फिर बीरबल को एक और संकेत मिला। दिनेश का नाम फिर चर्चा में आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि दिनेश के व्यापारियों के साथ शहर में कनेक्शन है। वो अनाज बेचने का काम करता है और वो अक्सर नए नए खरीदार लेकर आता था। बीरबल ने दिनेश से खुलकर पूछा। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या करूं? मेरी तो बस जरूरतों के हिसाब से व्यापार चलता है। पर बताइए, अगर किसी ने मेरे यहां से अनाज लिया है तो वो कैसे हो सकता है? मेरे पास भी बहुत से साथी आते हैं। बीरबल ने शांत तरीके से पूछा, क्या आप रात के समय शहर जाते हैं? दिनेश ने थोड़ी चौंक कर कहा, कभी कभी, पर रात को? मेरे काम की तो सुबह ही ज्यादा होता है। बीच में एक नया मोड़ आया। गांव की एक और महिला, गोमती, जो भंडार के पास काम करती थी, अचानक गायब हो गई। गोमती का बेटा रोते हुए आया और कहा कि मां 2 दिन से घर नहीं आई। गांव वालों ने कहा कि गोमती अक्सर भंडार से संबंधित काम करती थी। वो बोरे बांधती और उनकी गिनती में मदद करती। जब गोमती गायब हुई, लोगों की शंका और बढ़ गई। किसने उसे रोका? किसने उसे बहका लिया? बीरबल ने कहा, गोमती को ढूंढो और देखो कि क्या हाल है। अगर वो कहीं रंगरूप में बदली हुई मिले तो बताइए। पर ध्यान, किसी पर भी बिना वजह हल्ला मत करो। 3 दिन बाद गोमती खुद ही गांव लौट आई, पर उसका चेहरा फीका था। वो कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके बताया, उन्होंने कहा था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे बेटे को नुकसान होगा। मैंने डर के कारण कुछ नहीं कहा। गोमती की बातों में भी कई कटु सच थे। वो बताती कि चोरी की रात पर उसने 3 लोगों को देखा था, पर वे इतने बड़े और तेज थे कि वो सामना नहीं कर सकी। उसने कहा कि एक ने उसे पैसे देकर कहा कि चुप रहो, पर उसने किसी को नाम न बताकर कहा। मैं डर गई थी। ये सुनकर गांव में खलबली मच गई। हर कोई अपने अपने घर में घुस गया। कुछ ने अपनी अपनी आशंकाओं को समझाने लगे। कौन वो लोग होंगे? क्या उनके पीछे कोई संस्था है या कोई आदमी जिसने गांव पर नजर रखी है? बीरबल ने सबको एक साथ बिठाया और कहा, शक्तियां अलग अलग हो सकती है। आर्थिक जरूरत, दबाव, डर या फिर कोई बड़ा खेल। हम हर पहलू को परखेंगे। पर याद रखो, सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और झूठ खुद को ही बेनकाब कर देता है। तब बीरबल ने एक और चाल चली। उसने भंडार के पास छुपकर घटिया सी नकली बोरी छोड़ दी। ऐसी बोरी जिसमें आवाज करने वाले छोटे दाने रख दिए गए थे, ताकि अंदर कोई हिलाए तो आवाज आए। वो जानना चाहता था कि कौन इन नकली बोरियों को छेड़ेगा। कुछ रातों के बाद वही पैटर्न दोहराया गया। 3 लोग आए और नकली बोरी उठाकर भागे। पर मायनों में एक और चूक हुई। भंडार के पास
एक छोटी सी चोट का निशान पड़ा। कोई व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति गांव का ही एक नौजवान रामकिशन निकला। रामकिशन को पकड़कर गांव वालों ने जब पूछा तो वो कांपता हुआ बोला, मैं भाग रहा था, मैं कुछ नहीं जानता। पर उन्होंने सबको पैसे दे दिए, कहा कि घर चलने दो। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझ पर जोर डाला। रामकिशन की बातों ने मासूमियत की आभा दिखाई पर बीरबल ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, पर कहीं दबाव से बोला जा रहा था। रामकिशन ने बताया कि उसे विनीत नाम का आदमी लेकर आया था, पर विनीत का नाम गांव में नहीं सुना गया था। ये और उलझन थी, कौन विनीत था और किसकी शक्ल थी। बीरबल का मानना रहा कि चोरी का नेटवर्क छोटा नहीं, पर स्थानीय लोगों का दबाव और डर बड़ा है। जहां अपना अकबर को बार बार ट्वीट भेजे गए कि मामला सुलझा देना चाहिए, पर बीरबल ने एक ही बात कही, कथन आसान है, पर सच है कि कई लोग चोर है, पर चोर की औबत में अधिक बड़ी ताकतें भी हो सकती है। समय बीतता गया। बीरबल ने कई बार गांव में छापा मारा, कई लोगों से पूछा और कई सुराग इकट्ठे किए, पर असली रहस्य धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। चोरी के पीछे कोई बड़ी आर्थिक रचना लगती थी। किसी ने चुपके से अनाज बाहर भेजना चाहा था, पर क्यों और किसके लिए? एक रात जब बीरबल अकेले भंडार के पास बैठे थे, उन्हें दूर से दो सवार आते दिखे। वे किसी ऊंचे कद के लगते थे और उनकी घोड़ों की टाप धीरे धीरे आती थी। वे शहर के आधे सरकारी तरह के लगते थे, किसी तरह का व्यवस्थित समूह। वे गांव के किनारे रुके और गांव की ओर देखकर चर्चा करने लगे। बीरबल ने उनकी बातों की कोशिश से कान लगाया। उन्होंने शहर में किसी बड़े व्यापारी का नाम लिया, पर वो नाम बीरबल के लिए नया था। ये नाम सुनते ही बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। वो जान गया कि सुराग शहर की ओर ले जाएगा। चोरी सिर्फ गांव की समस्या न थी, ये किसी बड़े व्यापारी, किसी पहचान वाले व्यावसायिक गिरोह या किसी कनेक्शन की दास्तां थी। लेकिन बीरबल ने विचार भी रखा कि असली लड़ाई उस दिन की होगी जब वो उन नामों को सामने लाएगा और लोगों के मन का पर्दा हटेगा। पर अभी एक बात और स्पष्ट थी, किसी ने गांव वालों पर दबाव बनाया था, किसी ने उनको पैसे या धमकी दी थी। सबके मन में सवाल था, कौन था वो अंधेरे का शख्स? क्यों चुना गया ये गांव? और क्या आखिरकार सच्चाई उजागर होगी या फिर किसी धूसर छाया में खो जाएगी? बीरबल ने दरबार में लौटकर जहांपनाह को एक खत लिखा, पर खत में उसने कुछ बातें छुपा कर रखी। उसने लिखा कि वो साक्ष्य इकट्ठा कर रहा है, पर असली खुलासे के लिए शहर में भी झांकना पड़ेगा। अकबर ने आदेश दिया, जाओ, शहर के उन नामों की तह तक जाओ, पर सावधान रहो बीरबल, ये मंशा बड़ी है। बीरबल ने सिर हिलाया, जहांपनाह, सच्चाई की राह हमेशा लंबी होती है, पर मैं चलता हूं। और इस तरह जहांपनाह का संदेश और बीरबल की जांच गांव की सीमा से बाहर जाकर शहर के उन संदिग्ध बिंदुओं तक पहुंच गई, जहां व्यापार की परतों के नीचे कुछ और भी था। बीरबल अब सैरापुर में 3 दिन से थे। दिन भर पूछताछ, रात भर निगरानी और बीच बीच में छोटे छोटे सुराग मिलते रहे। लेकिन जो बातें बाहर से सामान्य लगती थी, वे भीतर से उलझी हुई थी। मानो किसी ने पूरी घटना को इस तरह रचा हो कि हर सुराग आधा साफ हो और आधा धुंधला। गांव के लोग अब बीरबल पर भरोसा करने लगे थे, पर उनसे अधिक वे डर रहे थे। इस डर से नहीं कि चोर पकड़े जाएंगे, बल्कि इस डर से कि चोरों की शक्ति उनसे अधिक है। हर चेहरे पर एक अनकही दहशत थी। भंडार के बाहर अब लोग बहुत कम रुकते थे। जहां पहले बच्चे खेलते थे, अब वहां सूनी हवा चलती थी। कुछ औरतें भी गुजरते हुए आंखें नीची कर लेती थी, मानो वहां कुछ अपशकुन बसा हो। बीरबल इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि चोरी सिर्फ चोरी नहीं, किसी चीज का डर गांव में गहरे तक फैलाया गया है, ताकि कोई सच्चाई तक पहुंच ही न पाए। एक शाम जब सूरज हल्के नारंगी रंग में ढल रहा था,
बीरबल गांव के चौपाल पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं किसी एक को दोषी नहीं मान रहा, पर चोर यहां के ही बीच है। ये तय है, जो डर तुम्हें दिख रहा है वो किसी अंदरूनी ही खड़ा कर रहा है। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये सुनकर लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई भी सीधे सीधे कुछ नहीं बोला। गांव के मुखिया रघुनाथ धीरे से आगे आए और बोले, बीरबल जी, हम डरते नहीं हैं, पर हमारे पास कुछ कहने को था ही नहीं। गांव में कई लोग बाहर से आते जाते हैं, कौन सही है कौन गलत हमें भी नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए, शांत पर गहरी मुस्कान। सच हमेशा किसी के पास होता है रघुनाथ। मुद्दा यह नहीं कि किसके पास है, मुद्दा यह है कि कौन उसे बोलने की हिम्मत रखता है। अगली सुबह बीरबल 2 सिपाहियों को लेकर भंडार के पीछे गए। वहां एक पुरानी सूखी खाई थी जो कई साल पहले गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अब वो आधी मिट्टी से भर चुकी थी और कोई ध्यान भी नहीं देता था। पर चोरी की रात बीरबल को वहां कुछ हलचल लगी थी। उन्होंने खाई की मिट्टी को हाथ से हटाया। अंदर गहराई में एक जगह मिट्टी अलग तरह की थी, नर्म, जैसे हाल ही में उसे खोदा गया हो। बीरबल ने और गहराई तक हटाया और फिर उन्हें मिला टूटा हुआ रस्सी का एक छोटा टुकड़ा और उसके पास एक कपड़े का टुकड़ा जिस पर हल्का सा पीला रंग था। ये वही कपड़ा था जो गांव की कुछ बोरी पर बांधा जाता था। ये गांव वालों का अपना तरीका था बोरी की पहचान करने का। इसका मतलब था, चोरी की गई बोरी पहले किसी ने यहां छिपाई थी, फिर उन्हें बाहर निकाला गया और कपड़ा अपने आप वहां नहीं आया था, किसी ने गलती से गिराया था। बीरबल ने तुरंत सोचा, जो इतनी सावधानी से चोरी करता है वो ऐसी गलती क्यों करेगा? इसका केवल एक ही मतलब था, चोर जल्दबाजी में था। लेकिन क्यों? क्या किसी ने उन्हें अचानक रोक दिया था? क्या उन्हें डर था कि कोई आ जाएगा? या फिर चोरी की रात कुछ और हुआ था जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता? बीरबल ने मोहन को फिर बुलाया। मोहन का चेहरा उस दिन कुछ ज्यादा थका हुआ लग रहा था। बीरबल ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, मोहन, मुझे सच सच बताना, चोरी की रात तुम कितनी देर जागे थे? क्या तुमने किसी को देखा? मोहन पहले हक्का बक्का हुआ, फिर बोला, मैं जाग रहा था बीरबल जी, मैं कसम खाता हूं। बीरबल ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं, मैं बस एक बात समझना चाहता हूं, तुम सोए तो नहीं थे? मोहन ने कहा, नहीं, मैं नहीं सोया। हां, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर, मुझे नींद आ गई होगी। बीरबल चुप रहे। ये बात पहली बार मोहन ने कही थी। पहले वो कह रहा था कि वो रात भर जागा था, अब बोला कि थोड़ी देर के लिए नींद आई थी। बीरबल धीरे बोले, थोड़ी देर कब आई थी? मोहन डर गया, उसकी आवाज कांपने लगी। पता नहीं, शायद मध्य रात के आसपास। बीरबल ने पूछा, क्या उस समय तुमने कुछ पिया था? कोई पेय, कोई काढ़ा, कोई दवाई? मोहन चौंक गया, फिर उसने सिर नीचे कर लिया। हां, किसी ने मुझे रात में दूध लाकर दिया था, कहा कि पी लो, ठंड होगी। बीरबल का दिमाग तुरंत दौड़ गया। दूध किसने दिया था? क्यों दिया था? और क्या उसमें कुछ मिलाया गया था? मोहन ने कहा, दूध बुलबुले छोड़ रहा था, मुझे लगा शायद गर्म है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ मिला हो सकता है। बीरबल ने मोहन को डांटा नहीं, बस बोले, मोहन, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुमको बहकाया गया है। जिसने भी दूध दिया था वही तुम्हें सुलाना चाहता था। अब सवाल था, दूध किसने दिया? मोहन ने कहा, मैंने देखा नहीं। जब मैंने दरवाजा खोला तब सामान बाहर रखा था, कोई दिखाई नहीं दिया। तो चोर समझदार थे, वे सामने नहीं आए। लेकिन बीरबल ने अंदाज लगाया, डरकर काम करने वाले चोर ऐसी चालें नहीं चल सकते। ये किसी योजनाबद्ध व्यक्ति का काम है। उस शाम बीरबल खुद अकेले गांव से बाहर निकले।
उन्होंने उस रास्ते की जांच की जो शहर को जाता था, धूल भरा पर शाम के समय साफ दिखाई देने वाला। वहां उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले, लेकिन ये बैलों या इंसानों के सामान्य निशान नहीं थे। ये निशान लंबे और सीधाई में थे, मानो किसी भारी वस्तु को खींचा गया हो। पर सबसे अजीब बात यह थी, निशान अचानक रास्ते में खत्म हो जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु वहां से उठाकर ले गया हो। पर कैसे? गांव के पास ऐसा कौन है जिसके पास इतनी शक्ति या साधन हो? या फिर क्या इस काम में कई लोग शामिल थे? संदेह बढ़ता गया। अब बीरबल ने गांव की प्रधान महिला सीता देवी से बात की। सीता देवी सीधी सादी लगती थी, पर उनके चेहरे पर कुछ छिपा हुआ लगता था, एक ऐसा डर जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहती थी। बीरबल ने पूछा, सीता देवी, क्या चोरी से एक दिन पहले कोई अजनबी गांव में आया था? सीता देवी एक पल चुप रही, फिर बोली, हां, 2 आदमी आए थे। कहते थे कि वे व्यापारी हैं, पर उन्होंने गांव की महिलाओं से भी बात नहीं की, न बाजार में कुछ खरीदा। वे सीधा मुखिया से मिले और चले गए। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें उनका चेहरा याद है? हां, उनमें से एक के गाल पर हल्का सा कट था और उनकी चाल शहर वालों जैसी थी। बीरबल सोच में पड़ गए। शहर का व्यापारी, चोरी का अनाज ज्यादा मात्रा में, चौकीदार को नशा देकर सुलाया जाना, भंडार का ताला चाबी से खुलना। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने गांव वालों का विश्वास जीतकर अंदरूनी लोगों को खरीद लिया हो? उस रात बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, आज रात भंडार खुला रहेगा। हम छिपकर देखेंगे कि कौन आता है। सिपाहियों ने चिंतित होकर पूछा, पर अगर चोरों को पता चल गया तो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यही तो असली खेल शुरू होगा। रात बहुत शांत थी। चांद बादलों में छिपता निकलता था। भंडार का ताला खुला छोड़ दिया गया था, पर अंदर मिट्टी ऐसे बिछाई थी कि कदम पड़ते ही निशान बन जाए। बीरबल पास के आम के पेड़ के पीछे छिपे थे। धीरे धीरे 3 परछाइयां फिर भंडार की ओर बढ़ी, पर इस बार कुछ अलग था। तीनों ने आते ही भंडार की जगह इधर उधर देखना शुरू किया। वे सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई देख न रहा हो। उनमें से एक बोला, आज जल्दी कर लो, कल हमें माल शहर भेजना है। दूसरा बोला, बीरबल अभी तक गांव में है, सावधानी रखो। तीसरा बोला, डरो मत, वो सोच भी नहीं सकता कि हम यहां फिर आएंगे। ये सुनते ही बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। तो चोर जानते थे कि वो अभी भी गांव में है। इसका मतलब उनमें से किसी को बीरबल की हर गतिविधि की खबर मिल रही थी। कौन दे रहा था उन्हें खबर? मोहन, रघुनाथ, सीता देवी या कोई और? तीनों लोग भंडार के अंदर गए और पिछली दीवार से कुछ ढूंढने लगे। अचानक उनमें से एक बोला, यहां नहीं है, लगता है किसी ने हटा दिया। बीरबल चौंके, क्या चीज? क्या अनाज? नहीं, उनकी आवाज से लग रहा था कि वे अनाज नहीं, कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो चोरी से ज्यादा कीमती हो। पर वो क्या? उसी समय एक सिपाही का पांव गलती से सूखी टहनी पर पड़ा। टहनी टूटने की तेज आवाज चारों ओर गूंज उठी। तीनों चोर चौंके। उन्होंने तुरंत मशाल बुझाई और भाग पड़े। बीरबल पीछे दौड़े, पर वे झाड़ियों की ओर भागकर गायब हो गए। ये साफ था, वे गांव और रास्तों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे गांव वाले ही थे या गांव से जुड़े हुए लोग। लेकिन बीरबल को एक चीज और समझ आई। उनका उद्देश्य सिर्फ अनाज चोरी करना नहीं था। वे किसी छिपी चीज की तलाश में थे। कौन सी चीज? क्या वो भंडार में छिपी थी? क्या किसी ने पहले ही उसे निकाल लिया? अगर हां, तो कौन? रहस्य और गहराता गया। सुबह होते ही पूरे गांव में अफवाह फैल गई। रात भंडार में फिर हलचल हुई है। लोग फिर डर गए, पर ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी, भंडार के पिछली गली में एक बूढ़े आदमी का शव मिला था। वो गांव का नहीं था, कोई पहचान नहीं, कपड़े फटे हुए, पर उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। जब बीरबल ने उसे खोला
तो लिखा था, जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो यही नहीं है, वो चल पड़ा है। अगर वे उसे पा गए तो विनाश लाएंगे। कागज का टुकड़ा पुराना था, स्याही लगभग फीकी। ये किसने लिखा था और वो कौन था? क्या बस कोई अनाज या कुछ और, कुछ ऐसा जिसका जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया? उस दिन दोपहर में बीरबल को खबर मिली, शहर के एक बड़े व्यापारी कैलाश सेठ के गोदाम में अचानक बहुत सारा गेहूं पाया गया है। ठीक वही किस्म का गेहूं जो सैरापुर में उगता है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी, वहां एक बोरी पर गांव की पहचान का वही पीला कपड़े का टुकड़ा मिला। इससे साफ था, चोरी हुआ अनाज शहर पहुंच रहा था। पर असली झटका तब लगा जब बीरबल वहां पहुंचे और देखा कि गोदाम के भीतर एक नक्शा बनाया हुआ है, जिसमें सैरापुर और उसके आसपास के खेतों को अलग अलग रंगों से घेरा गया था। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, पूरा इलाका किसी बड़े उद्देश्य के लिए चिन्हित किया जा रहा था। जब बीरबल ने सैरापुर से शहर के गोदामों तक के सुराग देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मामूली चोरी नहीं रही, यह किसी बड़ी चाल की कड़ी थी। गांव के गेहूं की किस्म, बोरी पर लगे पीले कपड़े और गोदाम में बने नक्शे सब बताता था कि कोई योजना बनाकर काम कर रहा है। पर योजना किसके लिए और किसके इशारे पर? बीरबल ने सबसे पहले गोदाम वाले कैलाश सेठ का सामना किया। कैलाश सेठ बाहर से बड़ा शांत और सभ्य दिखता था, हस्ताक्षर वाला एक बड़ा व्यापारी। पर उसके गोदाम का भीतर का नजारा बीरबल के लिए नया राज खोल रहा था। गोदाम में पंक्तिबद्ध बोरी थी, पर कुछ बोरी के ऊपर वही पीला कपड़ा था जो सैरापुर के भंडार में बंधा मिलता था, और कुछ बोरी पर शहर के छोटे छोटे कागजात चिपके थे, कुछ नाम, कुछ बंद पते और कुछ स्टाम्प्स। बीरबल ने बिना किसी गुस्से के कहा, कैलाश सेठ, इन बोरियों का हिसाब बताइए। कैलाश ने सहजता से कहा, बीरबल जी, ये सब मुझे मार्केट में खरीदा मिला। मैं व्यापारी हूं, किसे माल मिला और किसे भेजना है वो तो रोज का काम है। अगर किसी ने चोरी का माल मेरे गोदाम में रखा है तो मुझे कैसे पता चलता? बीरबल की निगाहें गोदाम के एक कोने पर टिक गई। वहां एक छोटी सी डायरी रखी थी और उसमें कुछ तारीखें और नाम लिखे थे। बीरबल ने डायरी उठाई और ध्यान से पढ़ा। उन नामों में एक नाम बार बार आ रहा था, सूरज। एक छोटा फुटनोट भी था, सूरज, खेत नंबर 7 और नंबर 12, निशान वही। बीरबल ने सोचा, सूरज, वो नाम गांव के किसी सदस्य का भी हो सकता था, लेकिन शहर में भी ऐसे कई नाम होते थे। पर डायरी की लिखावट ठंडी और जल्दी भरी थी, जैसे कोई जिसे काम छोड़ना पड़ा और उसने जल्दी में नोट कर लिया। बीरबल ने कैलाश सेठ से पूछा, इस सूरज से तुम्हारी क्या पहचान है? कैलाश ने हंसकर कहा, सूरज, मुझे उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। बस कभी कभी कोई लड़का आता है, माल लाता है, नाम उसे ही देना पड़ता है। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, कितना माल लाता है? कभी कभी बहुत, कभी कभी कम। पर मैं उसका पासपोर्ट, पहचान पत्र नहीं मांगता। वो उसका कारोबार करता है और वो शहर में रात रात को भी आता जाता रहता है। बीरबल के मन में एक तस्वीर उभरी, सूरज नाम का कोई नौजवान जो गांव शहर दोनों तरफ आता जाता हो सकता है। पर इससे भी अहम बात थी, किसी ने शहर के गोदाम में वही बोरी रखी थी जिनका निशान सैरापुर के भंडार से मेल खाता था। मतलब चोरी का रास्ता शहर की दुकानदारी तक पहुंचा था, और जो लोग इस रास्ते को संभाल रहे थे वे इतने सावधान थे कि नकल करने पर भी थोड़ी सी गलती होने पर वे भाग जाते थे। बीरबल ने कैलाश सेठ के गोदाम से कुछ कागज और डायरी की पन्नियां अपने पास रख ली। उसे जो भी मिले वो वापस दरबार को भेजेगा। पर अभी एक बड़ा सवाल अनसुलझा था, किसने गांव के लोगों को डराया और किसने उन पर दबाव डाला? और सबसे अहम, वो कागज पर लिखा वो कौन था जो खोजा जा रहा था? सेरापुर वापस लौटते हुए बीरबल ने रास्ते में सोचा,
कभी कभी किसी रहस्य की जड़ें इतनी पुरानी होती है कि उनमें कई लोग फंस जाते हैं। क्या कोई पुराना झगड़ा था, या किसी की जरूरत इतनी बड़ी थी कि उसने इस तरह का जोखिम उठाया? जब वे वापस गांव पहुंचे तो हालात और भी तनावपूर्ण थे। गांव वालों की आंखों में डर था, पर कहीं कहीं नकली उम्मीद भी थी, क्योंकि अब खबरें शहर तक पहुंच चुकी थी। पर खबरें अक्सर सच को न उलटकर डर को बड़ा कर देती है। बीरबल ने फिर से गांव वालों को बिठाया। उसने सरल आवाज में कहा, मुझे सच बताइए, किसने गांव में नई बोरियां खरीदी? किसने बाजार में बड़ा पैसा लगाया? और सबसे महत्वपूर्ण, किसने शहर के साथ संपर्क बढ़ाया? कुछ लोग बोले, वो दिनेश था, वो खरीद फरोख्त करता है। कुछ ने कहा, हम नहीं जानते। पर बीच में रामकिशन का नाम बार बार सुनाई दिया। रामकिशन, जिसको पहले पकड़ा गया था। उसने डर के मारे थोड़ी सी बात कही थी, किसी विनीत का जिक्र। बीरबल ने रामकिशन को बुलाया। रामकिशन अब काफी डर गया था, पर उसकी आंखों में कोई ठहराव नहीं था। वो सच बोलना चाहता था, पर डर उसकी जुबान में रुकता था। बीरबल ने बड़े धीरे से कहा, रामकिशन, अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, पर अगर तुम झूठ बोलते रहोगे तो दूसरों को भी नुकसान होगा। किसने तुम्हें लिया? किसने तुम्हें कहा? रामकिशन ने हिचकते हुए बताया। एक आदमी आया, काला कपड़ा पहना, चेहरा नहीं दिखाया। उसने कहा कि घर चलाने के लिए 5 पैसे दिए जाएंगे। मैंने मना किया तो उसने गाल पर थप्पड़ मारा। फिर उसने कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने सोचा, बचाओ, इसलिए मना नहीं कर पाया। बीरबल ने पूछा, उस आदमी ने तुम्हें कहां से बुलाया था, और क्या उसने किसी का नाम लिया? रामकिशन धीरे से बोला, नहीं, नाम नहीं, बस उसने कहा, ऊपर वालों के कहने पर। यह जवाब किसी पहेली की तरह था। ऊपर वाले कौन? सरकार के लोग, व्यापारी, या कोई और संस्था? पर रामकिशन का डर और कमजोरी साफ थी। किसी न किसी का हाथ घर घर तक बढ़ा हुआ था। बीरबल ने अपना सिर घुमाया और कहा, ठीक है, जो भी है, हम उसे धीरे धीरे पता करेंगे। पर किसी को बिना ठोस सबूत के फजूल में दोष मत लगाना। यह बात तुम्हें याद रहे। उस रात गांव में कुछ और भी गड़बड़ हुआ। सीता देवी के घर के पास एक अजनबी मिला। अजनबी थकाहारा सा दिखता था और उसके कपड़े गीले थे, मानो वो दूर से आया हो। उसे गांव वालों ने पकड़ा और पूछा कि वो कौन है। उसने कहा, मैं तो बस रास्ता भटका हुआ यात्री हूं। पर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसी थकान जो किसी बड़े डर से आती है। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उस अजनबी की गर्दन पर कुछ निशान थे। निशान ऐसे लगते थे जैसे बड़े लोगों ने उस पर हाथ रखा हो, ताकि वो कुछ बोल न पाए। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसने एक अजीब बात कही, मैंने देखा है उनका नक्शा। उनके लोग खेतों के किनारों पर आते हैं, पर वे उससे अलग कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ रास्ते पकड़ते हैं जो आम रास्ते नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि सामान्य आदमी उसे देखे। ये बात सुनकर गांव में फिर सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वे क्या ढूंढ रहे हैं, पर लोगों की आंखों में अब और गहरी चिंता थी। किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो जवानों को डराती थी, बूढ़ों को भयभीत करती थी और घरों में रह जाने वाली आत्माओं को बेचैन कर देती थी। बीरबल ने तय किया कि अब उसे पुराने रिकॉर्ड खोजने होंगे। गांव की पुरानी कहानियां, परखें, और जिन घरों में कुछ पुराना रखा गया हो, उनको देखना होगा। उसे लगता था कि इस रहस्य की जड़ें सिर्फ अब की नहीं, बल्कि पुरानी होंगी। बीरबल गांव के सबसे पुराने घर, जहां अंकल हरिदत्त रहता था, उनके पास गया। हरिदत्त के पास पुराने जमाने के कुछ दस्तावेज थे। किसी जमाने में गांव के भूभाग के नोट्स, पक्की जायदाद की किताबें और कुछ जमीनी नक्शे। बीरबल ने उन नक्शों को बहुत ध्यान से देखा। नक्शों में एक बात अजीब थी। कुछ खेतों के नीचे एक छोटा निशान था, एक घेरा जिसमें लिखा था, पुराना कुआं।
वही पास के नक्शे में उस कुएं के पास एक पुराना घर भी दिखता था। कुछ पुराने रिकॉर्ड बताते थे कि उस जगह पर कभी कोई खजाना छुपाया गया था। नहीं, वो खजाना सोना चांदी का नहीं था, बल्कि कुछ दस्तावेज और बीज थे। बीजों की कुछ अलग किस्में जो प्राचीन समय में खोई हुई थी। गांव के बूढ़ों ने उन बीजों के बारे में सुना था। कहते थे कि वे बीज उन वर्षों के थे जब गांव को अकाल पानी की मार से बचाने के लिए विशेष तरह के बीज संरक्षित किए गए थे। ये जानकारी बीरबल के लिए महत्वपूर्ण थी। अगर वास्तव में कोई पुरानी किस्म के बीज या दस्तावेज थे, तो उन्हें किसी ने अत्यधिक महत्व दिया होगा। खासतौर पर वे लोग जो बड़े व्यापार और खेती के गहरे ज्ञान में थे। और अगर आज वही कुछ लोग गांव के आसपास घूम रहे थे, तो शायद उनके पास कुछ उद्देश्य था। किसी ने उस जगह के बारे में हाल ही में जानकारी पाई होगी और वो उस निशान तक पहुंचना चाहता होगा। बीरबल ने ध्यान से हरिदत्त से पूछा, क्या किसी ने इन बीजों या दस्तावेजों के बारे में हाल में कुछ कहा? हरिदत्त ने धीरे से कहा, कई साल पहले हमारी दादी कहती थी कि जब सरोवर सूखा था, तब गांव के एल्डर्स ने इन बीजों को एक जगह छुपाया था। वो कहते थे कि वे बीज तब काम आ सकते हैं जब राज्य में दिक्कत हो। पर किसी ने न देखा, नहीं पता चला कब। बीरबल का दिल एक अजीब तरह की खुशी से नहीं, बल्कि चिंता से भर गया। अगर वे बीज सच में थे, तो अब क्यों किसी को उनकी तलाश थी? और अगर कोई बड़े व्यापार के लिए वे बीज जुटा रहे थे, तो उसका आधार क्या होगा? क्या इन बीजों की वैल्यू इतनी थी कि लोग चोरी और धमकी तक करें? बीरबल ने कुछ ग्रामीणों के साथ उस पुराने कुएं की खुदाई शुरू करवाई। मिट्टी हटते हटते एक पुराना ढांचा उजागर हुआ। एक छोटा सा पत्थर का द्वार, और उसके ऊपर कुछ अक्षर थे जो अब लगभग मिट चुके थे। पत्थर को हट करके एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जैसे नीचे कहीं एक गुफा हो। गांव वालों ने हिचकिचाते हुए कहा, यहां कुछ पुराना हो सकता है, हमें पता नहीं। पर बीरबल ने कहा, हिम्मत करो, जो भी है सच सामने आएगा। धीरे धीरे सबने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर ठंडी हवा आई, मानो वर्षों से बंद रही हवा। नीचे की ओर चलते हुए उनके कदम गूंज रहे थे। और फिर नीचे एक छोटी सी जगह मिली, जहां कुछ लकड़ी के बक्से रखे थे। बक्सों के ऊपर धूल जम चुकी थी, पर उनमें कुछ कागज और गांठें रखी थी। उनमें से एक बक्से के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और एक साफ लेबल दिखा। उस पर लिखा था, बीज, वर्ष 1849। बीरबल की आंखों में चमक आई। ये वही बीजों का रिकॉर्ड था जिसके बारे में पुराने लोग बताते थे। पर अब सवाल और भी बड़ा था, किसने इन पीढ़ियों तक के बीजों का गुप्त रखरखाव किया? और आज क्यों वही बीज खटक रहे थे? इतने में एक आवाज गूंजी। नीचे की तरफ से कोई आ रहा था। वे सभी चौंक गए। क्या कोई और भी इस गुफा के बारे में जानता था? और क्या वही लोग जो बोरी लेकर चलते थे, अब इस गुफा से संबंध रखते थे? बाहर आते ही गांव में एक हलचल मची। किसी ने जल्दी से खबर फैला दी कि गुफा खुल रही है और कुछ पुराना मिला है। उस खबर ने गांव में फिर द्वेष और लालच की खुशबू फैला दी। कई लोगों के मन में अब ज्यादा दिलचस्पी थी, और कुछ के मन में डर और भी बढ़ गया। अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहा, यह राज्य की एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था। यह खबर जहांपनाह अकबर तक पहुंची, और उन्होंने तुरंत कुछ और जांच के आदेश दिए। वही बाजार में भी तेज हलचल हुई, क्योंकि ऐसे बीज और दस्तावेज अगर गलत हाथों में गए, तो खेती और फसलों की नई किस्में बनाकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता था। बड़े व्यापारी और कुछ शक्तिशाली घराने ऐसे संसाधनों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे अगली फसल में अधिक शक्ति और नियंत्रण रख सकें। बीरबल ने महसूस किया, अब उसे बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। विरोधी केवल गांव के भीतर नहीं, बल्कि शहर और सत्ता के कुछ हिस्सों में भी बैठे थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इनमें से कुछ लोग छुपाकर काम करते थे। वे सीधे किसी भी अधिकारी का चेहरा नहीं दिखाते थे, पर उनके पास संसाधन और लोग होते थे जो ग्राहक की तरह काम करते थे।
कई हफ्तों की मेहनत, छानबीन और थकावट के बाद भी सच की कई परतें रह गई थी। बीज मिले, पुराने दस्तावेज मिले, कई लोगों के इरादे उभर कर आए, पर असली मस्तिष्क, वो जो ऊपर बैठा था और लोगों को आदेश दे रहा था, अभी भी छुपा हुआ था। गांव के कई लोग दोषियों की तरह दिखे, कुछ मजबूर होकर शामिल हुए, कुछ लालच में आए, पर कौन था वो ऊपर वाला? किसी रात बीरबल ने अकेले एक चुपचाप चिराग के पास बैठकर अपने दिमाग में सवालों की कसौटी लगाई। उसने अपने नोट्स देखे, कैलाश सेठ की डायरी, गोदाम से लिए कागज, गांव के पुराने नक्शे और उस अज्ञात कागज पर लिखा चेतावनी, वो चल पड़ा है, जिसका मतलब अभी भी अनसुलझा था। बीरबल ने समझा, ये खेल अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा, ये जमीन, बीज और किसानों की मेहनत का खेल था, जिसमें बड़ी ताकतें शामिल थी। और ये ताकतें किसी न किसी कारण से उन बीजों या दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। पर क्यों? क्या भविष्य में उनकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी? या फिर किसी प्रकार की बीजनिजीकरण की योजना थी, जिससे खेती के ऊपर नियंत्रण बनाया जा सके? बीरबल ने अपने मन में एक बात पक्का कर ली, वो इसका हल खोज निकालेगा। पर उसे ये भी पता था कि हर खुलासे के साथ नए सवाल पैदा होंगे, और इसलिए उसने निर्णय लिया, अब उसे अधिक दूर तक जाना होगा। सिर्फ गांव और शहर तक नहीं, बल्कि उन घरानों, उन दफ्तरों और उन लोगों तक पहुंचना होगा जो अपने नाम नहीं दिखाते पर निर्णय लेते हैं। पुराने कुएं से मिले बीज, दस्तावेज और गुफा के रास्ते ने अब कहानी को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया था। बीरबल को यह बात साफ हो गई थी कि चोरी इसलिए नहीं हुई थी कि किसी को अनाज चाहिए था। चोरी इसलिए की गई थी कि गांव की पुरानी चीजों को तलाशा जा सके जो सदियों से छिपाई गई थी। अब यह मामला फसल चोरी से कहीं बड़ा हो चुका था। गांव की सीमाएं बीरबल के दिमाग में फैलकर राज्य के नक्शे तक फैलने लगी। कहीं कोई बड़ा व्यापारी, कहीं कोई ईर्ष्या रखने वाला परिवार, कहीं शहर में बैठा कोई समझदार खिलाड़ी, इन सब का हाथ हो सकता था। बीजों का रहस्य जितना पुराना था, उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। सेरापुर में अब शामें पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग चौपाल पर बैठते, हंसते बोलते, लट्टू चलाते, कहानियां सुनाते। अब गांव में एक सूखी खामोशी छा गई थी, जैसे किसी ने हवा में डर मिला दिया हो। और यह डर भी अजीब था। कोई इस डर के बारे में खुलकर बोलता नहीं, पर हर चेहरे पर उसकी हल्की छाया दिखती थी। औरतें शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेती। पुरुष रात को बाहर जाना टालने लगे। बच्चों को समझाया जाता, भंडार के पास मत जाना। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गांव वालों से बहुत कुछ अभी भी नहीं कहा गया है। गुफा की खोज के बाद बीरबल ने भंडार के पूरे इलाके को फिर से ध्यान से देखा। भंडार के ठीक पीछे, सूखी खाई के पास, एक पतली सी पगडंडी थी, बहुत ही पतली, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दबा दिया हो। पहली नजर में वो बस जानवरों के चलने का रास्ता लगती थी, लेकिन बीरबल की नजरें कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने उस पगडंडी को करीब से देखा। मिट्टी पर हल्के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को धीरे धीरे घसीट कर ले जाया गया हो। ये निशान सिर्फ एक दिशा में नहीं जाता था। निशान बीच रास्ते में दो हिस्सों में बंट जाते थे। एक रास्ता खेतों की तरफ जाता था, दूसरा रास्ता उस पुराने जंगल की तरफ, जहां गांव वाले बहुत कम जाते थे। बीरबल ने सोचा, चोर अगर सिर्फ शहर भागना चाहते तो खेतों की ओर क्यों जाते? और जंगल क्यों? जंगल में ऐसा क्या है? गांव के लोगों को मिला हुआ वो बूढ़ा आदमी अब भी एक पहेली बना हुआ था। उसकी जेब से मिले कागज पर लिखा था, जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं है, वो चल पड़ा है। अगर वे उसे पा गए तो विनाश आएगा। पर वो आदमी कौन था? कहां से आया? किसे चेतावनी दे गया? और किसकी बात कर रहा था? उसकी मौत भी अजीब थी। न शरीर पर चोट, न गले पर निशान, बस जैसे थकान ने उसकी जान ले ली हो।
कुछ गांव वाले कहते शायद वो जंगल में रहता था, कुछ कहते शायद वो किसी गुप्त समूह का हिस्सा था, पर कोई भी सच नहीं जानता था। बीरबल ने उसकी लाश को ध्यान से देखा था। उसके पैरों पर चिपकी हुई मिट्टी उस जमीन की नहीं थी जहां वो मिला था। वो मिट्टी बहुत अलग थी, ठंडी, नम और गहरे रंग की। ऐसी मिट्टी सिर्फ जंगल के बीच वाले हिस्सों में मिलती थी, जहां सूरज दिन भर भी मुश्किल से पहुंचता था। इसका मतलब वो जंगल से आया था और वहां शायद कुछ ऐसा था जिससे वो डरता था या जिसे वह किसी के हाथ लगने नहीं देना चाहता था। बीरबल ने निर्णय लिया कि अब जंगल की जांच जरूरी है। अगली सुबह वो 2 सिपाहियों और गांव के एक लकड़हारे को लेकर जंगल के रास्ते में घुसे। जंगल जितना बाहर से शांत दिखता था, अंदर उतना ही रहस्यमयी था। पेड़ ऊंचे और घने थे, उनकी शाखाओं पर जाले और सूखी पत्तियां चिपकी थी। धरती पर हर कदम पर पत्तों की सरसराहट होती थी। लेकिन सबसे अजीब थी वहां की गंध। मिट्टी की नहीं, नमी की नहीं, बल्कि जैसे कुछ पुराना सड़ रहा हो, पर दिखता कुछ भी न हो। थोड़ी ही दूरी पर लकड़हारे ने कहा, बीरबल जी, यहां से आगे गांव वाले नहीं जाते। कहते हैं कि रात को यहां अजीब आवाजें आती है। बीरबल ने नजर ऊपर उठाई। जंगल की ऊपरी शाखाओं पर कुछ बड़े पक्षी बैठे थे, जो गांव में नहीं दिखते। लेकिन हिरासत की असली वजह वो नहीं थी। असली वजह उन पेड़ों के बीच बना एक पुराना रास्ता था, जिस पर हल्की रोशनी की परछाइयां पड़ी थी। ये रास्ता बहुत दिन पहले बनाया गया था, जैसे किसी ने इस जगह को जोड़ने के लिए खास तौर पर चिन्हित किया हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की आवाजें कम होने लगी। सन्नाटा और घना हो गया, और फिर पेड़ों के बीचों बीच बीरबल को एक पुरानी बस्ती मिली। घर मिट्टी से बने थे, कुछ आधे गिरे, कुछ बिल्कुल खत्म। पर सबसे अजीब बात यह थी, ये बस्ती किसी नक्शे में दर्ज नहीं थी। न गांव वालों ने इसका नाम सुना, न इतिहास की किसी परत में इसका उल्लेख था। बस्ती का केंद्र एक छोटा सा चौक था, मिट्टी का बना हुआ पर गोलाई लिए हुए। उस चौक के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उस पर हल्की आकृतियां उकेरी हुई थी, जैसे किसी ने अनाज, पौधे और कुछ अनजानी रेखाएं उकेरी हों। सिपाही घबरा गए। लकड़हारा तो भय से कांपने लगा, पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने उस पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर बनी 3 रेखाएं बिल्कुल उसी तरह थी, जैसे कैलाश सेठ के गोदाम में नक्शे पर बनी थी। क्या यह सिर्फ संयोग था? क्या उन चोरों में से कोई इस बस्ती के बारे में जानता था? क्या वे यहां कुछ खोजने आए थे? और क्या बूढ़ा आदमी इसी बस्ती से आया था? बीरबल ने सबसे पुराने घर में जाने का निर्णय लिया। घर आधा टूटा था, पर अंदर कुछ चीजें अब भी पड़ी थी। एक पुरानी लाठी, मिट्टी का मटका और एक लकड़ी का छोटा संदूक। संदूक बंद था। सिपाहियों को लगा कि यह कुछ खतरनाक हो सकता है, लेकिन बीरबल ने उसे धीरे धीरे खोला। अंदर 3 चीजें थी। बहुत पुराना कागज, जिस पर किसी ने एक नक्शा बनाया था। मिट्टी की छोटी थैली, जिसमें बीज थे। एक लकड़ी की तख्ती, जिस पर लिखा था, जो इसे पाए वो सावधान रहे। बीज केवल फसल नहीं, भविष्य है, और भविष्य पर जो हाथ बढ़ाएगा, उसके इरादे साफ नहीं होंगे। बीरबल ने कागज का नक्शा देखा। उसमें जंगल का केंद्र, फिर गांव, फिर शहर, और फिर आगे की ओर 3 बड़े गोदाम चिन्हित थे। कागज से पता चलता था कि यह बस्ती कभी खेती के प्रयोगों की जगह रही होगी, यानी यहां पर बीजों की किस्में तैयार की जाती थी। लेकिन अब यह जगह बर्बाद क्यों थी? क्या किसी ने इसे नष्ट किया था? और क्या अब वही लोग इन बीजों को खोजने लौट रहे थे? जैसे ही बीरबल कागज पढ़ रहे थे, झाड़ियों में तेज आवाज आई। कोई भाग रहा था। सिपाही पीछे दौड़े, लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। पर जमीन पर कुछ गिरा हुआ मिला।
काले कपड़े का टुकड़ा, वही कपड़ा जिसका जिक्र रामकिशन ने किया था, जिसने उसे धमकाया था। इसका मतलब चोरों में से एक जंगल में था और वो इस बस्ती के बारे में अच्छी तरह जानता था। अब बीरबल के सामने तस्वीर की 3 बड़ी बातें साफ हो गई थी। चोरों का लक्ष्य सिर्फ अनाज नहीं था, वे पुरानी बीज किस्में ढूंढ रहे थे। ये रहस्य गांव में नहीं, जंगल की पुरानी बस्ती में छिपा था। चोर गांव के ही लोग नहीं, शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। हो सकता है इन बीजों का मूल्य बहुत अधिक हो, उनसे भविष्य की फसलें बदली जा सकती हों, या नगर के धनी लोग इन्हें अपने अधिकार में करके खेती पर नियंत्रण चाह रहे हों। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था। वो कौन है जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी? क्या वह कोई व्यक्ति है, कोई समूह, कोई दस्तावेज, या कोई बहुत पुराना रहस्य? जैसे जैसे बीरबल जंगल से लौट रहे थे, पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। धीमे धीमे, बिना आवाज किए, जैसे वो बीरबल के हर कदम पर नजर रख रहा हो। गांव लौटते समय एक और खबर मिली। कैलाश सेठ के गोदाम में आग लग गई है। सारी बोरी, सारे कागज जलकर राख हो चुके हैं। क्या यह संयोग था, या किसी ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए? बीज की छोटी थैली अब बीरबल के पास थी, और शायद चोरों को पता चल चुका था। रात के समय बीरबल को एक और खत मिला, दरवाजे के नीचे सरका हुआ। खत में लिखा था, तुम जितना सोच रहे हो, खेल उससे बड़ा है। बीज तो बस शुरुआत है। अगर तुम सच्चाई के करीब आए तो कई दरवाजे खुद खुलेंगे, और कई बंद भी। नीचे कोई नाम नहीं था। जंगल की उस पुरानी बस्ती में मिले बीज, नक्शा और चेतावनी ने अब स्पष्ट कर दिया था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। बीरबल समझ चुके थे कि यह रहस्य बहुत पुराना है, इतना पुराना कि गांव के सबसे बूढ़े लोग भी उसे सही तरह न जानते थे। लेकिन अब समय आ गया था कि इस पहेली के सारे टुकड़े एक साथ जोड़े जाएं। हरिदत्त द्वारा दिए गए पुराने रिकॉर्ड, जंगल में मिली पुरानी बस्ती के पत्थर पर उकेरी आकृतियां और लकड़ी के संदूक में लिखी पंक्तियां, ये सब इशारा कर रहा था कि कई पीढ़ियों पहले सैरापुर के पास एक समूह रहता था जो विशेष बीजों की किस्में तैयार करता था। उन बीजों में ऐसी क्षमता थी, कम पानी में भी उग सकते थे, तेज गर्मी में भी खराब नहीं होते थे, बहुत बड़ी पैदावार देते थे। यानी ये बीज राज्य को अकाल से बचा सकते थे। पर इन्हें गोपनीय रखा गया था, क्योंकि उस समय कुछ राज्यों में बीजों को लेकर बहुत विवाद होता था। कुछ राजा चाहते थे कि ये बीज सिर्फ उनके पास हों, ताकि वे अन्य राज्यों पर दबाव डाल सकें। इसी विवाद के कारण वो पुरानी बस्ती उजड़ी थी। बीजों को जमीन के नीचे तिजोरियों में छिपा दिया गया था। गांव वालों की पीढ़ियां बीत गई और समय के साथ लोग इस रहस्य को भूल गए। लेकिन रहस्य गायब नहीं हुआ था, सिर्फ सो गया था। चोरों का नाम अब बीरबल के पास साफ हो चुका था। चोर कोई साधारण गांव वाले नहीं थे, न वे सिर्फ व्यापारी थे। वे एक बड़ा और संगठित समूह था जो नए बीजों पर कब्जा करना चाहता था। इस समूह के मुखिया का नाम था विनीत सिंह। रामकिशन ने वही नाम 8-10 बार सुन रखा था, पर डर के कारण बोल नहीं पाया था। विनीत सिंह एक समय में राज्य का एक छोटा अधिकारी था जो खेती विभाग में काम करता था। लेकिन उसने खेती के इतिहास पर बहुत अध्ययन किया था। उसे उन प्राचीन बीजों का पता दस्तावेजों से चला। उसने सोचा, अगर मुझे ये बीज मिल गए तो खेती और अनाज के व्यापार पर मेरा कब्जा हो सकता है। इसी वजह से उसने एक गुप्त समूह बनाया। उसमें गांव के 2 लोग शामिल किए, डर दिखाकर, पैसा देकर या धमकी देकर। उन 2 गांव वालों के नाम थे मोहन चौकीदार, जिसे दूध के जरिए सुलाया गया, दिनेश व्यापारी, जो शहर के व्यापारियों से मिला हुआ था। दोनों चोर नहीं थे, पर मजबूरी में उनका इस्तेमाल किया गया। अब जब रेल की पटरी जैसे सभी टुकड़े मिले, बीरबल ने घटना को जोड़कर साफ कहा,
विनीत और उसके दो साथी गांव में एक दिन पहले आए। उन्होंने भंडार की एक नकली चाबी बना ली, जो असली चाबी की तरह काम करती थी। रात को मोहन को सुलाया गया, भंडार खोला गया। चोरी का उद्देश्य बीज लेना था, लेकिन उन्हें ठीक जगह पता नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अनाज चोरी कर लिया, ताकि लोग सोचे कि ये बस अनाज चोरी है। असल चीज, बीज, उन्हें भंडार में नहीं मिली। इसलिए वे बार बार वापस आए। जैसा कि बीरबल ने रात में देखा, बूढ़ा आदमी वही बस्ती का आखिरी व्यक्ति था जो वर्षों से जंगल में छिप कर रहता था। उसने चोरों को बीज ढूंढते देखा और डर के मारे गांव भागा, पर रास्ते में थककर गिर पड़ा और मर गया। पुराने दस्तावेजों से बीरबल ने पता लगाया, इन बीजों का रहस्य सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था। ये बीज राज्य के लिए सुरक्षा कवच थे। अगर सालों तक सूखा पड़े, या नदी सूख जाए, या युद्ध हो जाए, तो ये बीज राज्य को भूख से बचा सकते थे। इसीलिए इन्हें छिपाया गया था। पर विनीत इसे बेचकर पूरे राज्य की खेती पर अधिकार जमाना चाहता था। बीरबल ने विनीत और उसके साथियों को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वो जंगल नहीं जा रहे, बल्कि शहर लौट रहे हैं। ये विनीत तक भी पहुंच गया। रात के समय विनीत और उसके साथी उसी गुफा के पास पहुंचे जहां से बीज मिले थे। लेकिन गुफा के बाहर बीरबल, सिपाही और गांव के कुछ लोग छिपे हुए थे। विनीत ने अंदर जाकर बक्सा खोला, पर अब वो खाली था। और तभी बीरबल आगे आए। जिस चीज की तलाश में तुमने गांव को डराया, लोगों को धमकाया और चोरी की, वह चीज अब राज्य के सुरक्षित हाथों में है। विनीत डर गया, लेकिन भागने लगा। उसके साथी भी भागे। जंगल में लंबा पीछा हुआ। आखिरकार विनीत को पकड़ लिया गया। बाकी दो साथी भी भागते हुए पकड़े गए। दिनेश और मोहन को भी पकड़ा गया, लेकिन उनके अपराध छोटे थे, क्योंकि उन्होंने मजबूरी में मदद की थी। जब बीरबल ने पूरा रहस्य उजागर किया, अकबर ने साफ घोषणा की, बीजों को राज्य की रक्षा में रखा जाएगा। कोई भी व्यापारी अब खेती पर अधिकार नहीं जमा सकेगा। गांव वालों को फिर से सुरक्षित व्यवस्था दी जाएगी। जंगल की बस्ती को राज्य की धरोहर घोषित किया जाएगा। मोहन और दिनेश को उनके अपराध अनुसार दंड दिया गया, लेकिन उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया, क्योंकि वे लालच से नहीं, बल्कि मजबूरी से फंसे थे। विनीत को उम्र कैद की सजा मिली, जहां वह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कुछ ही दिनों में सेरापुर का वातावरण बदल गया। भंडार फिर से भरा गया। किसान फिर से मुस्कुराए। बच्चों की हंसी लौट आई। औरतों ने फिर से शाम को चौपाल सजाई। अब कोई डर या अफवाह नहीं थी। गांव के लोग बीरबल के आभारी थे। पुरानी बस्ती के पत्थर को साफ किया गया। वहां एक छोटा चबूतरा बनाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि यहां कभी कुछ महत्वपूर्ण था।